ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम की। आज के मकाम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी नेक नियति और कौम के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे से करोड़ों का दिल जीत लिया है। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते रहे और कारवां बनता गया। ये अल्फाज कहानी बयां करते हैं उस शख्स की जिसने गांव की पगडंडियों से लेकर ऐवान के गलियारों तक का सफर तय किया। इस शख्स के लिए कहा जाता है कि जद्दोजहद उसकी मुट्ठी में है और जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा होना उसकी फितरत है। आज के मकाम में हम एक ऐसे ही अजीम शख्सियत से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं जिसे दुनिया मौलाना बदरुद्दीन अजमल के नाम से जानती है। अजमल साहब की पैदाइश असम के एक छोटे से गांव में हुई थी और यहीं के एक स्कूल में उन्होंने शुरुआती तालीम हासिल की। बचपन देखिए, हमारा एक छोटा सा गांव है असम में, उसका नाम जो है वो अली नगर है और वहाँ हमारी पैदाइश हुई 1950 में। वहीं हम लोग बड़े हुए और वहीं हमने अपने गांव के स्कूल में पढ़ा। वो जिस स्कूल में तालीम के लिए जाते थे वो उनके घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसका सफर वो पैदल ही तय किया करते थे। स्कूल के लिए मुझे याद है, मेरे 2 बड़े भाई जो स्कूल में पढ़ते थे उनको कम से कम डेली 5-6 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता था, कीचड़ में, पानी में, गंदे उसमें और बारिश में भीग के जूते पूरे पैर भीग जाते। मुझे याद है बचपन जब आते थे तो पूरा पैर यहाँ तक धोते थे बाकायदा, उसमें उनको चल के जाना पड़ता था। 2.5-3 किलोमीटर जाना, 2.5-3 किलोमीटर आना, इतने में वो पढ़ते थे। ऐसे गाँव में हम लोग थे। बचपन की यादें आज भी उनके जहन में तरोताजा हैं। आम तोड़ने की ललक और मीठे फलों की मिठास आज भी मीठी यादों की मानिंद उनके चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। एक चीज़ मुझे याद है कि उस गांव में, क्योंकि एक स्कूल के बाजू में एक घर था, उसके आम के दरख्त लगे हुए थे, जो आपके कहने से मुझे याद आ रहा है। उसमें छोटे छोटे आम, जो हमारे आसाम में नॉर्मल आम नहीं मिलते, बाहर से जो भी आम जाते उस ज़माने में कम जाते थे, बड़े आम। ये छोटे छोटे आम और बड़े प्यारे आम होते थे। तो बच्चों में कंपटीशन होता था कौन पहले जाएगा और कौन आम को रात को वो गीदड़ वगैरह जो खेत फेंकते हैं या हवा में, तूफान में, बारिश में गिरते हैं, तो वो उनको कैसे उचका जाए, जो कौन पैसे बच्चा लेगा, कौन पहले लेगा, कौन कितना ज़्यादा आम निकालेगा, इसकी फिक्र होती थी। दोस्तों के साथ फुटबॉल और कबड्डी खेलने के लिए कोई मैदान तो नहीं था, लेकिन खेतों में वो अक्सर इन खेलों का लुत्फ उठाते थे। हमारे गांव में नदी के किनारे एक फील्ड था, उसमें हम लोग कंपलसरी डेली बारिश जब न हो तो फुटबॉल खेलते थे उसमें साथियों में। और हमारे घर के सामने ही चूँकि किसान थे, दादा बड़े किसान थे, तो वहाँ भी एक अच्छा खासा मैदान था, तो उसमें भी हम लोग फुटबॉल वगैरह हमेशा खेलते थे। गांव में कबड्डी खेलते हैं लोग, वो कबड्डी खेलते थे, उसकी एक यादगार मेरे सर पे भी है। मेरे बड़े भाई जो है वो कबड्डी खेलते खेलते अचानक उनका दांत जो है मेरे सर में घुस गया, खून हुआ और बड़ी मुश्किल से वो ब्लीडिंग रोका, बहुत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा 2.5-3 किलोमीटर बैल की गाड़ी में। तो वो सब जहन में वो मंजर आज भी है। अजमल साहब के वालिद एक किसान थे और एक किसान के लिए एक बड़े परिवार का बोझ उठाना आसान न था। चुनांचे उन्होंने अगरवुड का बिजनेस करने की ठान ली। हमारे वालिद साहब किसान थे, दादा किसान थे। फिर वालिद साहब जब हम लोग 5-7 भाई हो गए तो उनको बड़ी परेशानी हो रही थी फैमिली को मेंटेन करने की, और मेंटेन करने के लिए वो हमेशा अल्लाह से दुआ करते थे कि मैं इतनी बड़ी फैमिली किसानी से और खेती बाड़ी से नहीं चला सकता। तो हमेशा ऊपर वाले से दुआ करते थे कि मुझे कोई अच्छा कारोबार दे, ऐसा कोई बिज़नेस दे दे जिससे मैं अपनी फैमिली को संभाल सकूं। तो एक अगरवुड करके एक चीज़ है जो हमारे आसाम में मिलता है, और वो वालिद साहब ने छोटी मोटी एक पूंजी के साथ उसको शुरू किया। बिजनेस के सिलसिले में उनके वालिद का मुंबई में आना जाना लगा रहता था। पिताजी हमारे बॉम्बे चले गए 1951 में, और हम लोगों को उन्होंने 1964 में पहली मरतबा उन्होंने हमको बॉम्बे बुलाया पूरी फैमिली के साथ। वहाँ हम पहुँचे। वहाँ जाने के बाद बॉम्बे में एक स्कूल था, गाड़ी हाई स्कूल करके,
इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो इत्तेफाक से अभी नहीं है, बंद हो गया। वहाँ हमने इंग्लिश पढ़ी और उसके बाद बम्बई में ही एक मदरसा है, इमदादिया मदरसा करके, अरबी मदरसा है, तो अरबी एजुकेशन के लिए मैंने उसमें एडमिशन लिया। अजमल साहब अपने गांव में गुजारे दिनों की यादों का पुलिंदा लेकर बॉम्बे जा पहुँचे। उन्हें इस बात का जरा भी इल्म न था कि सपनों की नगरी उनके ख्वाबों को मुकम्मल जहां देने के लिए उन्हें अपने करीब बुला रही है। आज जैसे बहुत सी चीज़ें बच्चे सोचते हैं, यहाँ बैठ के अमेरिका के बारे में सोचते हैं, पूरे दुनिया के बारे में सोचते हैं, ऐसी कोई सोच ही नहीं थी। हम बॉम्बे जाएंगे और बॉम्बे कोई बहुत बड़ा शहर होगा और वहाँ ये होगा और वो होगा, ऐसी कम से कम मेरे जहन में ऐसी कोई सोच नहीं थी। बस पिताजी गए, माँ बाप चले गए, सारे भाई चले गए, फैमिली गए, हम भी चले गए। जाने के बाद हमने देखा कि एक नई दुनिया है। अजमल साहब के घर वालों का ख्वाब था कि उनका एक बेटा दीनी तालीम हासिल करे, इसीलिए अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने वो दारुल उलूम देवबंद चले गए। वालिद साहब मम्मी ने ये कहा कि भाई सारे 5 बेटे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक मौलाना बने, हमारे मरने के बाद दुआएं करे, काम आए, होता है रिलीजन में। तो अपना कोई चॉइस तो था भी नहीं, और वो ज़माना ऐसे मेच्योरिटी के भी नहीं था कि भाई चलो जिसमें माँ बाप की खुशी उसमें अपनी खुशी। 1971 में मैं देवबंद, दारुल उलूम देवबंद में अरबिक अपना ग्रेजुएशन के लिए मैं यहाँ आया, और एमए इन अरबिक इक्विवेलेंट जो है फाजिल का होता है, वो मैंने पूरा किया 1975 में। दीनी तालीम पूरी करने के बाद बदरुद्दीन अजमल अब मौलाना बदरुद्दीन अजमल बन चुके थे। वो जब भी असम जाते लोग उन्हें तकरीर के लिए बुलाते। जैसे हम आसाम जाते हैं तो उस वक्त तक चूँकि पहले तो बदरुद्दीन थे, और उसके बाद फिर मौलाना हो गए, मौलाना होने के बाद फिर बिज़नेस में चले गए। तो जब भी हम आसाम जाते तो मदरसे के लोग, सोशल लोग अपने कहीं ना कहीं, शुरू में तो तकरीर शुरू नहीं होती, लेकिन लोग बुलाते थे। लोग बुलाने के बाद भाई 2 मिनट कुछ कह दो, सेठ साहब के बेटे आए हैं, 2 लफ्ज़ आप बोल दो। इस तरीके से बढ़ता गया और मामला यहाँ तक पहुँच गया। जब तक उनकी तालीम पूरी हुई तब तक उनका खानदानी बिजनेस काफी तरक्की कर चुका था। चुनांचे उन्होंने खानदान के इस बिजनेस में अपने भाइयों का हाथ बटाना शुरू कर दिया। 2 भाई हमारे बड़े थे, उसमें एक भाई उस वक्त तक दुबई में शिफ्ट हो गए थे बिज़नेस के लिए, एक ही भाई बम्बई में थे। तो पिताजी ने कहा कि भाई मेरी अब उम्र हो रही है, अब तुम लोग आके हाथ बटाओ। तो फिर उसके बाद मैं बिज़नेस में लग गया और मुझे आसाम का चार्ज दे दिया गया कि आसाम से जो बिज़नेस है वो तुम लेना देना करो, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे वहीं से आते थे, वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी। अजमल साहब और उनका खानदान बॉम्बे में रहने लगा था, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी सरजमीन असम के लिए ही धड़कता था। वो अपने खानदान के साथ अक्सर अपने गांव जाते और वहां मुकीम लोगों की खुले दिल से मदद करते। अपनी कौम और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा दिनों दिन बढ़ता गया, और एक दिन वो वक्त आया जिसके बारे में खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी कभी नहीं सोचा था। वो दिन क्या था और क्या हुआ उस दिन, कैसे एक बिजनेसमैन के कदम सियासत की तरफ मुड़े, ये जानने के लिए देखिए हिंदुस्तान हमारा का कल का एपिसोड। आज के मकाम में बस इतना ही, लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जिंदगी की दास्तां कल भी जारी रहेगी। कल हम आपको रूबरू कराएंगे अजमल साहब की जाती और सियासी जिंदगी से। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम पेश करने वाले हैं किरदार। इस फिल्म का संगीत भी सदाबहार संगीत था। गोल्डन ओल्डीज में आज भी आर पार के गाने याद किए जाते हैं। बाबूजी धीरे चलना,